हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारा भाई फिर आया है एक न्यू और तबाही सीरीज का नाम, जिसका नाम है धाकड़ सीरीज। तो ध्यान दीजिएगा। तो आज हम लोग, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा और आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा, आप लोग तो जानते ही है वो क्या है। तो आज हम लोग क्लास 10 वालों को जो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशन को फुल डिटेल में वन शॉट में क्लियर करेंगे, बिल्कुल डीप कॉन्सेप्ट के साथ। तो ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे हम लोग एक एक करके अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करेंगे और मात्र 40 से 50 मिनट के एवरेज में ही आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को 2x पे या 1.5x पे देख सकते हैं, लेकिन आप लोग 1x पे देखेंगे तो सही पड़ेगा। तो चलिए अब अपना समय जाया ना करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा सीरीज है मैं आपको बता दूं सबसे पहले, इसमें आपको क्या करिएगा, पूरा चैप्टर वाइज आपको वन शॉट लेक्चर दिए जाएंगे, वो भी 2 महीने में आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा। ओके, तो चलिए अपने इस केमिस्ट्री के इस धाकड़ सीरीज के पहले सेशन को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए जो हमारा ये वन शॉट है किसका है, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का। ओके, इनमें से जो हमारा सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है उसका क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया, मतलब केमिकल रिएक्शन। समझिएगा ये क्या होती है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, जब एक या अनेक पदार्थ, मतलब जब एक पदार्थ या दो पदार्थ या 3 हो जाए, ओके, जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक पदार्थ है और ये दूसरा पदार्थ है। ओके, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक न्यू पदार्थ बना दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे देखिए इसको क्या होता है, देखिए पहले साइंस के भाषा में इसे क्या कह रहा है, इसे समझिए क्या कह रहा है। जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का, ध्यान दीजिएगा, एक नए पदार्थ का फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, जल ले लिया, ध्यान दीजिएगा उदाहरण में, तो हमने जल ले लिया। ओके, उसके बाद हमने इसमें क्या घोल दिया, थोड़ा सा नींबू घोल दिया, नींबू। तो अब बताइए ये भी हमारा क्या बन के तैयार हो जाएगा, शरबत। क्या बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने जल और नींबू को इसको क्या कर दिया, घोल दिया, इसमें अभिक्रिया करा दी, तो इससे हमें क्या मिल गया, क्या प्राप्त हो गया, शरबत प्राप्त हो गया। तो ये हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब एक लड़का बोलेगा सर मैं नमक भी लूंगा, ठीक है भाई नमक भी ले लो। ओके, तो हमने इसी में नमक भी ले लिया, तो हमारा ये क्या बन गया, शरबत बन गया। ओके, ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, एक दूसरा एग्जांपल ले लिया। जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया। ओके, 2 मोल मैग्नीशियम ले लिया और क्या ले लिया, ऑक्सीजन भी ले लिया 2 मोल। तो अब हमें क्या मिलेगा, अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, MgO। तो ये हमारा क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये देखिए, अब देखिए ये भी 2 मोल है, ये भी 2 मोल है। 2 मोल का मतलब इसकी मात्रा 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। कोई दिक्कत, कोई दुख समस्या, कोई गिला शिकवा तो नहीं ना, ठीक है। अब देखो, तो इसका आप लोग नाम लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। अब देखिए, अब ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन ना। अब ये हमारा क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिए आई होप आपको ये पूरा रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई होंगी। ओके, तो अब देखिए, अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो क्या है, रासायनिक समीकरण, मतलब केमिकल इक्वेशन। देखिए जो ये हमें रासायनिक अभिक्रिया में जो हम लोग उत्पाद को ले रहे हैं, ओके, जो उत्पाद को ले रहे हैं, अगर इसी को हम लोग ऐसे सूत्रों द्वारा, इक्वेशन द्वारा इसको अगर हम लोग ऐसे निरूपित कर देते हैं, इसे लिख देते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका देखिए क्या कर रहा है, इसका जो डिफिनीशन क्या कह रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन लेंगे, अभिकारक लेंगे। क्या लेंगे, अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे ये हमारा जल और नींबू, ये हमारे क्या हो गए, अभिकारक हो गए, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेके क्या बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं। ओके, तो भाग लेने वाले जो हमारे अभिकारक, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, अभिकारकों का
या पदार्थों तथा अभिक्रिया से प्राप्त जो हमें उत्पाद मिलेगा, जैसे इसमें शरबत मिला था, उत्पादों को किसके द्वारा, सूत्रों द्वारा निरूपित करते हैं। मतलब सूत्रों द्वारा अगर उसे हम लोग लिख देंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एक आप इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं जो मैंने इसी में बता दिया। आप लोग दूसरा ले लीजिए, जैसे जैसे आपने हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन को मिला दिया तो ये क्या मिलेगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, H2O मिल जाएगा, जल। तो मतलब ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, हाइड्रोजन गैस है ना। अब देखो हाइड्रोजन गैस, और ये हमारा क्या था, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन। तो हमने हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को जब मिला दिया, इसको ऐसे सूत्रों द्वारा निरूपित कर दिया, तो हमारा ये क्या बन गया था, जल बन गया था। तो ये जो जल को हमने ऐसे लिखा, हाइड्रोजन को जो हमारा हाइड्रोजन गैस था उसको हमने इसको सूत्रों द्वारा, जो इसका सूत्र है, जो इसका संकेत जो होता है H2, और जो ऑक्सीजन का संकेत होता है जिसे हम लोग दोनों लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ऑक्सीजन थे। तो इसे जो हमने रासायनिक सूत्रों द्वारा ये लिखा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो यहां तक आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के बाद भी शेयर कीजिएगा, और सबको बताइएगा कि धाकड़ सीरीज आ गई है आपके क्लास 10th वालों के लिए, आप चाहे किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो। ओके, तो आप लोग भी उसे शेयर करके बताइए और उन्हें भी हमारे प्लेटफॉर्म पे लाइए, जना वो भी अपने कम समय में अपनी इस तैयारी को शुरू कर पाए। तो ध्यान दीजिएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा वाला समझ में आ गया होगा ना। तो अब हम लोग चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग फटाफट से आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के लिखने के कुछ नियम, उसको कैसे लिखा जाता है आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही हैं। वैसे वो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है नहीं बोर्ड एग्जाम के लिए, बट फिर भी आप लोग जान लीजिए। जैसे जैसे मान लीजिए जब हम लोग कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, जैसे हमने इससे पहले जो फिलहाल कराया था मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन के साथ, ठीक, 2 mg और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाया था तो हमें 2 MgO मिला था। अब ये 2 क्या है, तो इसको बैलेंस करने के लिए करते हैं। फिलहाल समझिए मैग्नीशियम और ऑक्साइड के साथ हमने रिएक्शन कराया तो हमको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो इसमें आप लोग ये देखिए, ये जो अभिकारक है, ये दोनों क्या है, हमारे अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। देखिए ये जो अभिक्रिया, तो देखिए जब दो पदार्थों के बीच, जब हम लोग कोई जब दो पदार्थों को लेते हैं अभिक्रिया कराने के लिए, तो उनके बीच सदैव किसका चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, अभिकारक को बाएं ओर लिखते हैं, और इसे जो मिलके जो हमें ये बना है, ये जो हमारा क्या है, उत्पाद है, प्रोडक्ट है, इसे हम लोग किसको साइड लिखते हैं, दाएं साइड लिखते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया। और अभिक्रिया से उत्पाद के बीच हम लोग इस एरो का प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऐसे कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई गई हैं, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ओके जी, देखिए क्या कह रहा है कि अभिक्रिया को बाएं ओर तथा उत्पाद को दाएं ओर लिखा जाता है, जो मैंने आपको बताया। दूसरा कह रहा है किसी दो अभिकारकों या उत्पादों के बीच किसका चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। मान लीजिए दो अभिकारक कुछ और बन गया, अगर इसी में हाइड्रोजन गैस बन जाएगा तो हम लोग ऐसे H2 भी लिखते हैं। ओके, तो फिलहाल अभी नहीं बन रहा है तो हम लोग यहाँ पे नहीं लगाए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिए हैं। ये हो गया। तीसरा कह रहा है अभिकारक से उत्पाद के बीच सदैव किसका निशान लगाते हैं, तीर निशान। ये जो निशान है तीर का, देखिए ये जो एरो बना है, तीर का निशान लगाते हैं अभिक्रिया से उत्पाद की ओर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, लाइक कर दियो ना वीडियो को, हाँ तो ठीक है, मजाक है। देखिए अब देखिए इसका मतलब फिर भी कर लो यार। अब इधर देखिए चौथा क्या है, यदि अभिकारक उत्क्रमणीय है। देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैंने इसमें 3 स्टार भी लगा के रखे हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि यदि अभिक्रिया क्या है, उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए जैसे हमने क्या ले लिया, जल ले लिया ना, जल। तो हमने इस जल को क्या कर दिया, ठंडा कर दिया फ्रीजर में रख के मस्त एकदम। तो ये क्या, तो ये जल हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, बर्फ में कन्वर्ट हो गया। बर्फ में कन्वर्ट हो गया ना भाई। तो अब ये बताइए, ये जो हमारा बर्फ है, फिर ये जब पिघलेगा तो फिर क्या बन जाएगा, जल में परिवर्तित बन जाएगा। फिर हम लोग ऐसा भी एरो लगा देंगे कि मतलब ऐसी क्रिया जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों दिशा में होती है। जैसे हम लोग जल से क्या कर सकते हैं, उसे ठंडा करके बर्फ भी बना लेते हैं, और बर्फ से फिर उसको ठंडा करेंगे, फिर जल भी बन जाएगा। और इसीलिए हम लोग इस एरो का प्रयोग करते हैं दोनों डायरेक्शन में। मतलब ये क्या होता है, दोनों ये अभिक्रिया किसमें हो रही है, दोनों डायरेक्शन में हो रही है, बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी। ओके जी, कोई डाउट नहीं। तो यही कह रहा है कि उत्क्रमणीय हो तो उत्पाद के बीच सदैव इसका मार्क लगाते हैं, इसका चिन्ह लगाते हैं, और ये अभिक्रिया दोनों ओर से होती है। ओके, जहां भी ये ऐसा है मार्क दिख जाए तो आप लोग समझ जाएगा ये अभिक्रिया इधर से इधर भी होती है। मतलब अगर H2O बन रहा है
तो फिर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा है, आईएमपी लगा लीजिए इसमें समझने के लिए है, उत्प्रेरक, जिसे हम लोग कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी ये जो अभिक्रिया थी, मैंने इसमें कैटलिस्ट के रूप में इसे क्या कर दिया, यहाँ पे कोई इसे इसे ये दिखा दिया, मतलब हीट का निशान दिया, गर्म दिखा दिया, मतलब या कोई हमने ऐसा पदार्थ ले लिया, सोडियम ले लिया, कुछ भी ले लिया। तो यहाँ पे जो हमने ये जो कैटलिस्ट के रूप में ये जो प्रयोग करते हैं, इसका मेन क्या होता है, ये जो अभिक्रिया की दर को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे अभी तक जैसे ये मान लीजिए नॉर्मल था, तो ये कितने मिनट में हो जा रहा था, 2 मिनट में मान लीजिए ये अभिक्रिया बन के कंप्लीट हो जा रही थी। लेकिन जैसे ही हमने इसको हीट कर दिया या फिर हमने इसे किसी उत्प्रेरक या कैटलिस्ट के साथ इसे रिएक्ट करवा दिया, तो इसकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, जो 2 मिनट में हो रही थी उसी को ये क्या करेगा, 30 मिनट में कर, अरे सॉरी 30 सेकंड में, मान लीजिए 1 मिनट में कर देगा। कितने मिनट में, 1 मिनट में कर देगा। तो ये हमारा होता है कैटलिस्ट, वह अभिक्रिया जो अभिकारकों के दर को क्या कर दे, बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। देखिए क्या कह रहा है साइंस की भाषा में, कि वह अभिक्रिया जो अभिकारक के दर को क्या कर दे, बढ़ा दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ओवरऑल पूरा समझ आ गया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। ओके जी, तो अब हम लोग एडिशन रिएक्शन और ये सब जो अभिक्रिया थी, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को फुल डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा क्या है, वियोजन अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए दोनों को एक साथ ही बताएंगे, कंपेयर करके समझिएगा, बहुत पूरा फील आ जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब दो या दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। लेकिन ऐसे पदार्थ जब किसी बाहरी कैटलिस्ट के द्वारा या किसी बाहरी प्रभाव के द्वारा वो पदार्थ आपस में टूट के वो जब टूट जाते हैं, तब 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाते हैं। मान लीजिए इसमें दो पदार्थ का, इसमें एकल उत्पाद का निर्माण होगा, इसमें 2 उत्पाद का निर्माण होता है। समझ गए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलता है। एक बार फिर समझिए, जब 2 पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जब 2 पदार्थ आप किसी बाहरी प्रभाव के कारण टूटकर जब 2 उत्पादों में बदल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। देखिए क्या कह रहा है साइंस की भाषा में, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में संयोग करके, संयोग मतलब एडिशन, इसको बोलते हैं ना, ऐड करके, जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सपोज दैट अगर हमने एक पदार्थ ए लिया, एक पदार्थ बी लिया, और ये रिएक्ट करके क्या बना लिया, एक नया पदार्थ बना लिया जिसका नाम सी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि ये जो क्या है, ये 2 पदार्थ है, आपस में रिएक्ट किए तो एक ही उत्पाद बना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, कार्बन ले लिया, और क्या ले लिया, O2 ले लिया, उसको रिएक्ट करवा तो हमारा क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो एकल उत्पाद का निर्माण हुआ, तो ये हमारा क्या होगा, किसका एग्जांपल हो गया, संयोजन अभिक्रिया का। ठीक इसी प्रकार देखिए क्या कह रहा है, ऐसे पदार्थ जब किसी बाहरी प्रभाव के कारण, बाहरी इफेक्ट ना, प्रभाव के कारण क्या जाते हैं, टूट जाते हैं, और टूट के 2 या 2 से अधिक पदार्थों में क्या कर ले, निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, CaCO3 ले लिया, और इसको हमने क्या किया, उष्मा दी। उष्मा मतलब समझते हैं, हीट दिया, हीट, उष्मा दिया गया, इसको क्या दिया गया, उष्मा दिया गया। तो उष्मा देने का मतलब क्या होता है, हीट दिया गया। ओके, उष्मा देने का मतलब क्या होगा, इसे हमने हीट दिया। तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, सबसे पहले क्या बनाएगा, CaO बनाएगा, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमारा और क्या बना लेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इसका मतलब ये एक पदार्थ था, इसमें किसी बाहरी प्रभाव, जो हमने इसमें उष्मा दिया, इसे जो हीट दी, जिसकी वजह से ये कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। ये हमारा क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट थे। ओके जी, सॉरी। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया, क्या बना लिया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना लिया। आई होप आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे विस्थापन अभिक्रिया की ओर, विस्थापन अभिक्रिया की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी टॉपिक, वो जो क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, और दूसरा क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए विस्थापन का मतलब क्या होता है, उसे हटा देना, मतलब उसके किसी एक एलिमेंट को रिमूव कर देना, हटा देना, विस्थापित कर देना, वो हमारा क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, जब कोई जो अधिक क्रियाशील वाले धातु रहेंगे, जो मोर रिएक्टिविटी जिसके अंदर रहती है, वो अपने से कम क्रियाशील वाले को क्या कर देता है, रिमूव करके उसका स्थान ले लेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे हमने सपोज है जिंक। ओके, जिंक क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी है इसके अंदर, अधिक क्रियाशील वाला है,
और जब क्या मान लीजिए FeSO4 जब हम लोग आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन जब करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, ये जो जिंक होता है, जिंक, इस आयरन क्या है, जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है, आयरन कम क्रियाशील है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो ये इसे रिमूव करके इसका स्थान ले लेगा, तो क्या बना लेता है, ZnSO4 जिंक सल्फाइड, और क्या बना लेता है, आयरन बना लेता है। तो इसका मतलब क्या है, जो अधिक क्रियाशील वाला है इसके आयंस इसे क्या कर दिया, अधिक क्रियाशील वाला कम क्रियाशील तत्व को क्या कर दिया, रिमूव करके उसका स्थान ले लिया। तो इसी को हमने क्या बोल दिया, विस्थापन अभिक्रिया बोल दिया। ये हमारा क्या है, जिंक है, और ये क्या है, आयरन सल्फेट है। क्या है, आयरन सल्फेट, ध्यान दीजिएगा। और ये हमारा क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और ये हमारा क्या है, क्या बचा, आयरन बचा, आयरन। इसे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ओके, तो ध्यान देना। अब देखो द्विविस्थापन क्रिया में क्या होगा, जैसे देखिए इसमें एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करके क्या कर रहे थे, उसको क्या कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे, विस्थापित कर रहे थे। इसमें देखो नाम से ही पता चल रहा है द्विविस्थापन। इसमें क्या होगा, दो कंपाउंड आपस में एक दूसरे से उसको मूलकों के साथ उसके मूलकों को क्या कर देंगे, एक दूसरे से विस्थापित होकर एक नया उत्पाद बनाएंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व है, इसका डिफिनेशन हमने भूल गए थे, अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील वाले तत्व के संपर्क में आ जाता है, तो अधिक क्रियाशील वाला जो रहेगा तत्व वो कम क्रियाशील वाले यौगिक को क्या कर देगा, विस्थापित करके उसका स्थान ले लेगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक जो है वो यौगिकों के आयनों से या फिर उसके मूलकों से परस्पर विनिमय द्वारा एक नए उत्पाद का निर्माण करे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे देखिए, जैसे हमने ले लिया सोडियम सल्फेट NaSO4 प्लस हमने ले लिया बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो दो तत्व हैं, दो कंपाउंड हमने लिए हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। देखिए ये क्या करेगा, देखिए इसमें क्या क्या एक कौन किसको रिमूव करेगा, देखिए ये Na और Cl2 ये दोनों क्या कर देंगे, आपस में रिप्लेस होके एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और ये BaSO4 ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। इस तभी ना डबल द्विविस्थापन होगा, दो लोगों का विस्थापन होगा। इसमें एक लोगों का हो रहा था, सिर्फ यही इसको विस्थापित कर रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, दो लोग एक दूसरे से विस्थापन करेंगे, द्विविस्थापन। एक लोग करेंगे द्विविस्थापन, द्वि लोग करें तो द्विविस्थापन। देखिए ये वाला सोडियम Cl2 के साथ ये जब रिप्लेस होकर जुड़ गया तो क्या बना दिया, NaCl2 बना दिया। और दूसरा वाला क्या कर लिया, BaSO4 के साथ कर लिया, तो हमारा क्या बन गया, बेरियम सल्फाइड बन गया, BaSO4। इसमें क्या हुआ, दो लोगों का विस्थापित हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में करके सोडियम क्लोराइड और क्या बना लिया, बेरियम सल्फेट बना लिया। आई होप आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया हो। यहाँ तक समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक कर ही दिए होंगे आप, सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे, अब दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट में एक बार यस जरूर लिखिएगा समझ में आ गया हो। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक चीज हम लोग मिस कर रहे थे। देखिए जो सोडियम है इसका दो मूल्य ले लिया गया है, यहाँ पे Na2 और यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl3 बनेगा। ओके, सोडियम क्लोराइड, और दूसरा क्या बनेगा, BaSO4। ठीक है, तो अब चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक वो क्या है, उष्माक्षेपी और क्या है, उष्मा शोषित क्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल वेस्टेज मत लीजिएगा। देखिए बहुत ही आसान है। इसमें क्या कह रहा है कि वे विक्रिया है जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है, इतना समझो, वे विक्रिया इसमें उत्पन्न उष्मा क्या हो, उत्पन्न हो, मतलब उष्मा रिलीज हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेपीय क्रियाएं बोलेंगे। जैसे हम लोग जब मेथेन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, CH4, जब मेथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जान लो क्या बनता है, ध्यान दो क्या बनेगा। सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और हमारा इसी में क्या बनेगा, क्या बनता है, H2O भी बनता है, और प्लस क्या निकलती है, उष्मा भी रिलीज होती है। क्यों, ये देखो एक कार्बन है, तो ये एक कार्बन
और दो ऑक्सीजन से बाइंड होकर ये क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और क्या बना लेता है, जल बना लेता है। उसके साथ हमारा क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। तो ये हमारा कौन सी क्रिया हुई, उष्मा क्षेपी क्रिया। अब देखो दूसरी वाली जो है उष्मा शोषित क्रिया, इसमें क्या हो रहा है कि ऐसी क्रियाएं जिनमें उष्मा का क्या हो, एब्सॉर्प्शन हो, मतलब जो एब्सॉर्ब कर ले, एब्सॉर्ब होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी। इसमें क्या होगा, उष्मा क्या होगा, उत्पन्न होगा और इसे क्या होगा, उष्मा ले लेगा। मतलब ये उष्मा को निकालता है, उष्मा को अवशोषित करता है। उष्मा शोषी, शोषी मतलब अवशोषित कर लेगा। उष्मा शोषी, अवशोषित मजाक था नहीं, कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका था। इधर देखिए, अब देखिए देखिए उष्मा छेपी मतलब उष्मा का क्या करेगा, त्याग करेगा। उष्मा शोषी मतलब क्या करेगा, शोषण करेगा, उसे शोषित करेगा। तो ऐसी क्रिया जिसमें उष्मा का क्या हो, अवशोषित होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा शोषित क्रिया बोलते हैं। जैसे हमने वही कैल्शियम कार्बोनेट वाला, चूने वाला कैल्शियम कार्बोनेट को जो हम लोग क्या करते थे, हीट करते थे ना, तो क्या मिलता था मार साहब, इधर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमें क्या मिल रहा था, CO2 मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा था। और हमारा क्या हो रहा था, उष्मा क्या निकल रही थी, उष्मा निकल रहा था इसमें। ओके, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब हम लोग हीट करते थे तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता था। देखिए ये हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे जब हमने हीट किया तो हमें क्या मिल गया, कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया। क्या मिल गया, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए ओके, और हमें इसमें क्या मिला, उष्मा अवशोषित कर लिया इसमें। ओके, यहाँ समझ में आ गया। आई होप आपको यहाँ तक ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका क्या नाम है, ऑक्सीकरण, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन क्रिया। चाहे ऑक्सीकरण क्रिया आ जाए या फिर उपचयन क्रिया आ जाए, दोनों बात एक ही है। और दूसरा हमारा क्या होता है, अपचयन क्रिया। तो ज्यादा बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाता है, अपचयन, उपचयन तथा अपचयन क्रिया में अंतर बताइए, इन दोनों में डिफरेंसेस पूछ लिया जाता है। तो देखिए सबसे सिंपल सा, उपचयन क्रिया को और किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऑक्सीजन का योग हो, मतलब इसमें ऑक्सीजन आके जुड़ जाए किसी पदार्थ या एलिमेंट के साथ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का हार होता है, मतलब इसमें हाइड्रोजन निकल जाते हैं। और या फिर इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट हमारा क्या होता है, अपचयन क्रिया। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, इसमें निकल जाएंगे, और हाइड्रोजन क्या आते हैं, इसमें आके जुड़ जाते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, साइंस की भाषा में इसे क्या कह रहा है, इसकी डिफिनेशन को, कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का क्या हो, ऑक्सीजन का योग हो, मतलब जुड़ जाए। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तथा हाइड्रोजन का क्या हो, हास, हास मतलब क्या हो जाता है, निकल जाना। तो इस पदार्थों में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, निकल जाए तो वह क्रिया क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन क्रिया कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिए, देखिए इसमें क्या क्या होगा, ऑक्सीजन आके जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा, और इसमें आयंस भी निकलेंगे। तो देखो जैसे मैंने क्या ले लिया, कॉपर ले लिया प्लस ऑक्सीजन ले लिया, O2। इसको जब रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिल गया, CuO, कॉपर ऑक्साइड। ये हमारा क्या था, कॉपर था, कॉपर, और ये हमारा क्या था, ऑक्सीजन था ना। ये हमारा क्या था, ऑक्सीजन था। तो जब हमने रिएक्ट करवाया तो हमारा क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया। क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो आप लोग ये बताइए, ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड जो है, इसमें इसमें ये जो ऑक्सीजन था, इसके साथ जुड़ के क्या बना लिया, इसमें देखिए ये जो हमारा न्यू पदार्थ बना है, क्या बना, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति है, मतलब इसमें ऑक्सीजन होकर क्या क्या हो गए, आके जुड़ गए हैं। और इसमें क्या, इसमें बताया गया है कि देखिए इस पदार्थों में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए हमारा Na है, Na के ऊपर क्या रहता है, प्लस चार्ज रहता है। इसका मतलब क्या है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। तो Na से क्या हो जाता है, जब Na अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, मान लो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, Na प्लस का चार्ज आ जाता है। ओके, अब देखो देखो इसी में उपचयन में क्या हो रहा है कि वेव क्रिया है, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, मतलब क्या हो जाए, ऑक्सीजन जो इसमें जुड़ रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, किसमें, अपचयन वाले में। तथा हाइड्रोजन का योग होता है, मतलब इसमें हाइड्रोजन आके जुड़ा था, इसमें हाइड्रोजन निकल जाता था।
तो या पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, जो इसमें निकल रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ओके, प्राप्ति होती है तो उसे क्या बोलते हैं, अपचयन क्रिया बोलते हैं। जैसे जैसे देखिए इधर देखिए, जैसे हमने मान लीजिए क्या ले लिया, जिंक और ऑक्साइड के साथ प्लस कार्बन के साथ हमने रिएक्ट करवा दिया, तो ये हमारा क्या बना, क्या बनेगा, आप लोग क्या बनाएंगे इसको, देखिए सबसे पहले क्या बनेगा, जिंक अलग हो जाएगा, और क्योंकि ये कार्बन या ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये हमारा जिंक हो गया, प्लस क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर यहाँ पे दो हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए ऑक्सीजन एक ही है तो एक तो हम लोग लिखते नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड इतना हो गया। इसमें क्या होगा, मतलब ये जो ऑक्सीजन का क्या हो गया, हास हो गया। जो जिंक ऑक्साइड पे जो ये ऑक्सीजन था ये क्या हो गया, अलग हो गया, इसलिए सिर्फ जिंक बचा, जिंक की एक रॉड बची। और क्या हो जाए कि क्या ये जो इसमें ऑक्सीजन था वो किसके साथ कंबाइन हो गया, कार्बन के साथ कंबाइन हो गया। इसमें क्या हुई, तो इसे कौन सी क्रिया है, अपचयन क्रिया है। इतना समझ में आ गया। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, लास्ट में देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग क्या देखिए इसमें क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। जैसे हमने क्या लिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हमने क्या ले लिया, CuO ले लिया, CuO को मतलब कॉपर ऑक्साइड ये वाला, प्लस हमने इसी में हम लोग क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो देखिए हमारा क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, क्या हमारा, आप लोग जानते हैं ये जो H2 है और ये क्या है, ऑक्सीजन है, तो क्या H2O ये H2O बना लेगा, जल बना लेगा, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन बन इसमें इसके साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। अब बचा हमारा क्या, सिर्फ कॉपर। ये देखिए इसका मतलब जो कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था जो कंबाइन था वो क्या हो गया, अलग हो गया, सिर्फ कॉपर बचा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लिया, H2O बना लिया। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों को क्या होती है, प्राप्ति होती है। इसमें क्या हो रहा थे, इलेक्ट्रॉन चले जा रहे थे, और इसमें ऑक्सीजन निकलता है और इसमें जुड़ता है। बस यही डिफरेंसेस है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए या तो एक बार दोबारा से देख लीजिए। ओके, फिर समझ लीजिए, ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, अपचयन में क्या होगा, इसमें नहीं जुड़ेगा ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन नहीं जुड़ता है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, मतलब इसी का अपोजिट ये रहेगा। ओके, आई होप आपको यहाँ पूरा ओवरऑल समझ में आ गया हो। तो अब हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, ये बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और इसमें 2-3 नंबर आपको दे के जाएंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, जो इससे पहले अभी को हमने पूछा था, लाइट भी आ गया है, अब मैं कैसा लग रहा हूं, मैं जागता। देखिए इससे पहले जो हमने अभिक्रिया पढ़ी अभी को, कौन सा पढ़ा, ऑक्सीकरण, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, उपचयन अभिक्रिया भी बोल रहे थे, और दूसरा हमने पढ़ा था अपचयन ना। तो देखिए जब ये अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए कितनी आसान भाषा में मैंने बता दिया। एक सब्सक्राइब तो बनता है इसके लिए, दूसरों को करवाइए, अपने छोटे भाई बहन से भी करवाइए, मजाक इधर देखिए। मतलब इसमें क्या होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अपचयन या जिसे हम लोग ऑक्सीकरण बोल रहे थे और उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्या हो, साथ साथ, ये दो लिखा है मतलब 2 बार साथ साथ होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, रासायनिक, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो है कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, कॉपर बन रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन निकल जा रहा है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा अभिक्रिया है, ये हमारा है अपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया ना, ये हमारा क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया हो गया। ओके, माइक आ रहा है, आवाज आ रहा है ना, हाँ ओके ठीक, डन डन डन। देखो उसके बाद ये जो हाइड्रोजन से H2O मिल रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जैसे एक एग्जांपल हमने और लिया H2S और Cl2 का, क्लोरीन का। देखिए इसमें क्या हो रहा है, H2S से क्या मिल रहा है, यस मिल रहा है, मतलब इसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है, हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन क्रिया। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन क्रिया। क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा लेकिन हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है। अब देखिए ये देखिए Cl2 से HCl बन रहा है, मतलब इसमें हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है,
तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। क्योंकि देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, अपचयन वाले में ऑक्सीजन क्या होता है, निकल जाता है। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है, देखिए ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन का त्याग हो रहा था। लेकिन जो हमारा उपचयन अभिक्रिया था, सॉरी अपचयन अभिक्रिया था, उपचयन में क्या हो रहा था, जिससे हम लोग ऑक्सीकरण बोल रहे थे, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था और हाइड्रोजन निकल रहा था। इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा था, इसी को हमने क्या बोला, अपचयन अभिक्रिया बोला। लेकिन इसमें ऑक्सीजन क्या हो जा रहा था, निकल जा रहा था। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल पूरा फील आ गया होगा रेडॉक्स अभिक्रिया पे, तो अब कोई भी डाउट आपका नहीं होगा। तो अब चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ऑक्सीकारक। मतलब ऐसे कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और हाइड्रोजन को हटा देते हैं। उसी के बारे में देखिए क्या कहता है, और इसी का जस्ट अपोजिट हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, देखिए क्या कह रहा है कि वह पदार्थ जो क्रिया में ऑक्सीजन देता है, ओके, और हाइड्रोजन को क्या कर देता है, हटा देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो अर्थात इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, जो भी क्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे। सिंपल सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। खत्म, खल्लास। मजा आया तो यस लिखिए। देखिए अब चार्ज में क्या रहेगा कि वह पदार्थ जो अभिक्रिया में हाइड्रोजन देता है, इसमें क्या दे रहा था, ऑक्सीजन दे रहा था। इसलिए मैंने बोला इसी का अपोजिट ये होता है, जो हाइड्रोजन देता है तथा ऑक्सीजन को हटा देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। अर्थात अपचायक वह पदार्थ है जो किसी भी क्रिया में क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या करा देता है, त्याग करा देता है, अगर जब हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट का उपयोग करेंगे तो। ओके, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपचायक बोलेंगे। आई होप आपको यहाँ तक कि दोनों ओवरऑल पूरा फील आ गया होगा। तो बस अब जो हमारा चैप्टर लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस अब हमें संक्षारण पढ़ना है और विकृत गंधिता पढ़ना है। ओके, तो चलिए हमने समझ आया उसे भी ना करते हुए अपने इस दो टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, संक्षारण। ओके, बहुत ही इजी टॉपिक और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि लगभग हम लोग ने सिलेबस को कंप्लीट कर चुका है 98%। ओके, 2% ये बचा है, संक्षारण बचा है, इसके बाद विकृत गणिता बचा है। ओके, तो ये देखिए संक्षारण में क्या होता है, आपने देखा होगा जब कोई आयरन या जब कोई मेटल रहता है, जब वो नमी पाता है, नमी का मतलब चाहे वो बारिश का पानी हो या किसी कारण शीत की वजह से, जो अभी देखिए सर्दियों का मौसम चल रहा है, अब शीत में रख देंगे उसमें क्या लगने लगेगा, नमी का कारण क्या होने लगेगा, उसमें जंग लगने लगेगा और उसकी जो ऊपरी लेयर होगी वो संक्षारित हो जाएगी, उसकी ऊपरी लेयर आयंस क्या हो जाएंगे, टूटकर निकल जाएंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। और इसी के उपाय के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत से मेथड का प्रयोग करते हैं, जैसे पेंट लगाते हैं। आप लोगों ने अपनी खिड़की में देखा होगा पेंट लगा होगा ना, या किसी ऐसी चीजों में पेंट लगाते हैं। उससे क्या होता है, जब हम लोग पेंट लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए ये था, इसके ऊपर जब हमने ये पेंट लगा दिया तो अब जो पानी नहीं आएगी तो ये पेंट इसे क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो देखिए क्या करता है, क्या कहता है, संक्षारण को क्या कह रहा है साइंस की भाषा में, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नमी के संपर्क में आते ही वह क्या होने लगती है, संक्षारित लगने लगती है, उसमें जंग लगने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। ओके, अब इसे बचने के देखिए बहुत सारे उपाय हैं जो आप नॉर्मल समझ लीजिए, ज्यादा करके यही लिखते हैं, पेंट का प्रयोग करते हैं, तेल या ग्रीस का प्रयोग करते हैं आदि। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए अपने लास्ट टॉपिक विकृत गणिता की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो क्या है, विकृत गंधिता, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडिटी बोलते हैं। ओके, देखिए इसमें क्या होता है, विकृत गंधिता में आपने देखा होगा कि जब जो तले हुए पदार्थ होती है, जैसे समोसा हो गया, टिकिया हो गया, और जो पापड़ वगैरह होते हैं, उन्हें अगर हम लोग ऐसे नॉर्मली छानकर, ऐसे नॉर्मली अगर ऑक्सीजन में, मतलब जो अपनी इन्वायरमेंट में क्या ऑक्सीजन है, तो ऐसे ही अगर बिना ढके हुए अगर उसमें हम रख देते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसे हम लोग मेहरा जाता भी बोलते हैं, मजाक कर जाता है। तो क्या होता है, वो क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसकी वजह से इसका स्वाद हमें अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब जो वो ऑक्सीकृत हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गणिता बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ओके, तो अब देखिए इसे बचा कैसे जाए, इसके कुछ हम लोग उपाय को देखें कैसे बचा जाए।
कि उसे बंद करके अच्छे से रखना चाहिए, उसे फ्रीजिंग करना चाहिए, फ्रिज में रखना चाहिए जो निम्न ताप हुए तले हुए पदार्थ है। इसीलिए देखिए जो चिप्स का पैकेट होता है आप लोग देखेंगे उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों? उसमें ऑक्सीजन नहीं भर देता। अरे भाई अगर वो ऑक्सीजन भर देगा तो वो घबरा जाएगा। आई मीन अगर वो ऑक्सीजन भर देगा तो उसका ऑटोमेटिकली स्वाद ही खराब हो जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए उसमें नाइट्रोजन की गैस भरी जाती है जिससे वो ऑक्सीकृत होने से बचाता है। और आप लोग ऐसे ही फाड़ कर थोड़ा सा खा के अगर रख देते हैं ऑक्सीजन संपर्क में, जैसे वो चिप्स आता है वो फिर मेरा जाता है, आई मीन ऑक्सीकृत हो जाता है। मजाक इधर देखिए। तो देखिए क्या कह रहा है विधि गणिता को कि जब तेल तेल तथा खाद्य युक्त पदार्थ अपचयित जिसे हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीकृत हो जाते हैं तब इनके स्वाद क्या हो जाता है? गंध में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात विकृत गंधता हो जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विकृत गंधता बोलते हैं। ओके, ज्यादा समझ में आ गया। अब इससे हमें क्या बचनी चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए, कौन कौन से वो मेथड है वो देखिए। विकृत गंधता को रोकने की विधियां क्या है? सबसे पहले क्या कह रहा है? खाद्य पदार्थों को वायु रोधी पात्रों में रखना चाहिए जिसमें वायु नहीं जाता हो। जब वायु नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। दूसरा क्या है? निम्न ताप पर जो पके हुए खाद्य पदार्थ होते हैं उसे प्रशीतन करना चाहिए। प्रशीतन कुछ और नहीं, फ्रीजिंग, जो हम लोग फ्रीज में रखते हैं भोजन को, फ्रीजिंग करनी चाहिए। तीसरा क्या है? खाद्य पदार्थों जैसे चिप्स आदि को खुला छोड़कर नहीं रखना चाहिए। ओके, और ये से बहुत सारी चीजें हैं। तो बस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। तो आपको पूरा कैसे समझ में आया, कौन कौन से ऐसे टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट कर दीजिएगा। बट आई होप, नहीं मुझे पूरा बिलीव है कि आपको पूरा चैप्टर डिट्टो समझ में आया होगा। तो ये हमारी जो न्यू सीरीज निकली है जिसका हमने नाम दिया है धाकड़ सीरीज। तो आप लोग बताइए कि ये जो सीरीज है ये आपको अपनी पढ़ाई को बिल्ड करने में कितना हेल्पफुल है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आज हमारा ये चैप्टर, पहला चैप्टर केमिस्ट्री का 1 शॉट कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, शायद मैथ वाले सर लेकर आए अपना चैप्टर, वो पढ़ाएंगे, आप लोग उसे देखिएगा। आपको ये सीरीज कितनी हेल्पफुल कर रही है। और आपको लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इन तक हमारी क्लास में बने रहे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया। तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है और हमने भी बहुत ज्यादा मेहनत किया है। आपको हमारी मेहनत दिख रही होगी और आपने भी किया है हमारे साथ साथ, तो आप भी अपनी बधाई के पात्र हैं। तो एक बार अपने लिए तालियां खुद से बजा लीजिए। मजाक था। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो बस हम लोग कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और धाकड़ सीरीज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, सी यू सून। मजाक था, धन्यवाद। अरे जाओ भाई पढ़ लो। समझ रहे हो? हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना भूल गया यार, लाइक सब्सक्राइब दबा के। समझ रहे हो?